अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। एक और नया दिन, एक और नया मौका और एक और नया चांस और एक और नई और अच्छी खबर। यानी जो लोग परेशान हैं कि अच्छा कोविड है और जनाब वैक्सीन की बड़ी बातें हो रही हैं, तो आखिरकार ये फैसला कर लिया गया है कि वैक्सीन अब जो है वो पाकिस्तान आएगी और वो शहरियों को लगेगी। शहरियों ने करना यह है कि SMS के जरिए 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है। NCOC ने मुल्क भर में 1 फरवरी से तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल करने की मंजूरी दे दी है। यानी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें अपने ट्रैक पे आ रही हैं। बिल्कुल। और लेकिन शादी हॉल जो है वो फिलहाल 28 फरवरी तक वो बंद रहेंगे। अच्छा, जो आपने बात की तालीमी इदारों से मुताल्लिक, तो जो बड़े शहर हैं उनमें ये कहा गया है कि 50% जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे। यानी 50% मंडे को आएंगे तो 50% ट्यूसडे को आएंगे। और जहाँ तक बात महक आपने की वैक्सीन से मुताल्लिक, तो बड़ी अच्छी खबर है। 1166 पर रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको मालूम हो सके कि कब आपको वैक्सीन लगेगी, क्योंकि ज़ाहिर है फेज़ वाइज लगने हैं। पहले पैरामेडिकल स्टाफ और उसके बाद जो बुज़ुर्ग शहरी हैं इनको लगनी है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, चूँकि सेंटर इस्लामाबाद में है और आप किसी और शहर में मौजूद होंगे, तो आपको बताया जाएगा कि अच्छा इस शहर में इस तारीख को आपको वैक्सीन लगनी है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए 1166 पर अपने ID कार्ड नंबर के ज़रिए। तो लाइनें भी लगेंगी फिर अगर फेज वाइज लगाएंगे पैरामेडिकल स्टाफ को पहले और फिर बूढ़े अफराद को, आई थिंक उस तरीके से लाइंस शायद ना लगेंगी तो सही लगेगी तो सही, क्योंकि जाहिर है वैक्सीन अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। तो लेट्स सी आती कब है। हाँ, तो थोड़ा उसमें भी समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। रखना भी चाहिए और मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट ने इतनी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है कोविड के हवाले से, मंगवाने के हवाले से। ठीक है, देर आए दुरुस्त है, हमेशा आते जाए। लेकिन प्लान तैयार कर लिया है। वो कहते हैं ना कि आप पहला कदम उठा लें, बाकी कदम खुद। प्लान बन गया है वैक्सीन लगने का। वैक्सीन कब आएगी इस पर हम आगे चलकर सवाल करेंगे कि वाकई कोई डेट अनाउंस हो रही है या नहीं। जब हम बात कर रहे हैं दीगर ख़बरों की, तो क्यों ना एक और मामला उसका जिक्र कर लेते हैं। जो एहतजाज हो रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जो स्टूडेंट्स हमें नज़र आते हैं जो हाथ में डंडे उठाए या पत्थर उठाए अपनी अपनी जामियात के दरवाजे पीटते तोड़ते दिखाई देते हैं। तो उसके बाद अब HEC का इजलास, और HEC ने कहा है कि जामियात जाने और उनका काम जाने। वो कहते हैं पॉलिसी गाइडलाइंस मौजूद हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने की फैसिलिटीज़ उसके पास मौजूद हैं वो करे, जो नहीं कर सकती वो फिजिकल करे। द क्वेश्चन है, जो कल इजलास हुआ जिसमें ये फैसला हुआ, भैया ये बात तो पहले हो चुकी। हायर एजुकेशन कमीशन ये पॉलिसी गाइडलाइंस दे चुका है ऑलरेडी, और फिर भी मामलात जो हैं वो सुलझाए नहीं जा रहे। अगर यूनिवर्सिटी ने ही डिसाइड करना है तो फिर स्टूडेंट्स एहतजाज क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि अगर एक और यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ाने के बाद ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो वाई नॉट दिस यूनिवर्सिटी। लेट्स सी कि अब यूनिवर्सिटीज़ इसको कैसे लेकर चलती हैं आगे। हाँ ना, देखिए अब अगर जैसे कल हमने बात भी की थी राजा यासर से, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम जो है वो सिर्फ इस हद तक काम कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे ठीक है, आप इस तरह से हाथ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके अपने उसूल है, अपना तरीका है। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि ओनली 30% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर फिजिकल एग्जाम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर है अच्छी खुशियों भरी। बिलावल हाउस में खुशियों का समा है। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बख्तावर की रस्म हिना और ससुराल वालों ने फूल भेजे हैं, गजरे भेजे हैं, मेहंदी भेजी है, चूड़ियाँ और ज्वेलरी भी भेजी गई है, ढोलक शोलक बज रही है। क्या बात है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो हो रहा है इनके मेहंदी के डिज़ाइन पर, कि अजरक के डिज़ाइन वाली मेहंदी इन्होंने लगवाई है। 29 जनवरी को शादी की तकरीब में अहम शख्सियात की आमद मुतवक्के है, लेकिन हम सवाल ये भी उठा देते हैं यहाँ पर कि जो सियासी साथ हैं, एक शख्स नहीं चले बहुत से शख्स हैं जो सियासी साथ है इस वक्त, यानी PDM का मरीम नवाज़ आ रही हैं, क्या मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं। मरीम ने तो गिला नहीं किया दावतनामा ना मिलने का, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने ज़रूर गिला किया। वो कहते हैं कि मुझे दावतनामा नहीं मिला, जिस पर बिलावल ने कहा है कि कोविड है मौलाना साहब, बहुत सारे मेहमान हम नहीं बुला सकते। हाँ, देखिए ये रीज़न एक अच्छा है, ये रीज़न सबसे बेहतरीन है कि जिसको नहीं मिला था कोविड है। ये कह दो कोरोना है और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं बुला रहे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज हमने आपके साथ शेयर किया। अब जरा बाकायदा आगाज़ करते हैं। कराची से खबर है, जहां पर सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने गवर्नर हाउस कराची की गाड़ी में कुत्ते की सैर की वीडियो बना ली। गवर्नर सेन ने वजाहत कर दी है। उन्होंने कहा है कि गाड़ी में उनकी फैमिली थी, जबकि कुत्ता उनके साथ था और प्रोटोकॉल उनकी फैमिली की हिफाजत के लिए था। इस वक्त गवर्नर का कुत्ता ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, और उस 2 दिन पहले एक और काली गाड़ी टॉप ट्रेंड पे थी, अब ये काली गाड़ी टॉप ट्रेंड पे। अच्छा, इस पर लेकिन ये बात है कि इट्स ए नॉन इशू। अगर उनकी फैमिली जा रही थी और उनका एक पेट था उनके साथ और वो लेकर जा रहे थे उसको साथ, दैट शोज देयर लव विद द पेट,
तो इसमें क्या मसला है, इसमें क्या इशू क्या है? अगर वो गवर्नर हाउस की गाड़ी थी और गवर्नर की फैमिली उसमें मौजूद थी, जब उनको अलाउ है उस गाड़ी में जाना, जब उनको अलाउ है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में वो जाएंगे, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ना वो कहते हैं ना पंजाबी में बड़ी एक अच्छी चीज़ है, क्या भला सादा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी। हाँ ये देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि यार यानी मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल से इशू है लोगों को, पर अलाउ है उनको, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इज अलाउड टू द फैमिली। अच्छा जी, चूंकि वजाहत जब उनकी आ चुकी है और अच्छा कुत्ता वैसे एंजॉय कर रहा है और शायद हो सकता है वो तंग आ गया स्टे एट होम की पॉलिसी पर अमल कर रहा होते होते। और आप देखें ना जिस जगह पर है, जिस गाड़ी में है, एटीट्यूड बनता है भाई। एटीट्यूड तो बनता है, स्वैग है भाई इसका। चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि वीडियो बनने के बाद क्या बहस हुई और उसके बाद जब रद्द अमल आया तो उसके बाद अब मामला कहाँ पर आकर ख़त्म हुआ। तो मेरे ख्याल से वजाहत इतनी काफ़ी है। और जनाब ये तस्वीर का शायद एक रुख था, लेकिन जो खिड़की से बाहर था तो वो सिर्फ एक चीज़ नजर आ रही है। लेकिन चूंकि दिस फर्स्ट टॉप ट्रेंडिंग तो हमने सोचा इस पर डिस्कस करें। एक और चीज़ भी इस वक्त ट्रेंड कर रही है और वो ये है कि कराची की फ़ज़ा में ये उड़ने वाली पुरअसरार चमकदार चीज़ आखिर थी क्या? क्या खलाई मखलूक जायज़ा लेने आई थी कि कराची में हो क्या रहा है? क्योंकि PIA के पायलट की तैयारी से बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लोग उड़न तश्तरी करार दे रहे हैं। PIA ने भी तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्की सियासत में खलाई मखलूक के तो चर्चे होते रहते हैं, कई बार जिक्र भी हुआ है इस खलाई मखलूक से मुताल्लिक। ये वो जो है नवाज शरीफ साहब ने खलाई मखलूक वाली तस्वीर शुरू की थी, याद होगा आपको, और वो फिर ट्विटर पर उनकी तस्वीर भी बड़ी चली थी। मैं जरा देख कर तो मेरा इतना चर्चा है, लेकिन ऊपर से देखा है, नीचे आने की जहमत नहीं। एरियल व्यू लिया, नहीं लैंडिंग की आपने जगह ही नहीं दी कराची में, इतनी ज्यादा बिल्डिंग है, वो कहाँ लैंड बेचारी करती। लेकिन कुछ दिन पहले PIA की कराची से लाहौर वाली परवाज के पायलट अमले को आसमान पर चमकदार गोल चीज जब दिखाई दी और इस गोल चीज के दिखाई देने ने कॉकपिट में जितने भी लोग मौजूद थे सबको हैरानी में मुब्तला किया। वीडियो जब सोशल मीडिया पर जारी हुई तो लोग इसे उड़न तश्तरी करार देने लगे। किसी ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने कहा था कि लोग पाकिस्तान में बाहर से नौकरियां ढूंढने आएंगे, हो सकता है ये वही खलाई मखलूक को जो आई हो। अच्छा ये भी हो सकता है कि कोई वेदर बैलून हो, लेकिन इससे मुताल्लिक जो मेट डिपार्टमेंट है वो कह चुका है हो तो सकता था ये वेदर बैलून, लेकिन काफ़ी टाइम से वो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। रेडियो सॉन्डे नामी जो वेदर बैलून है 7,000 भी और 70,000 की बुलंदी पर जो है वो परवाज़ करता है, लेकिन इससे मुताल्लिक ये भी कहा गया कि उस जो साख्त होते हैं वो मुख्तलिफ होती है। ये एल्यूमिनियम की साख्त लगे, दिस कुड बी समथिंग डिफरेंट। तो वो खलाई मखलूक देखने आई थी नहीं, तो ये कह दिए कि हो सकता है ये है, ये हो सकता है कि वो हो, क्योंकि इस इतनी बुलंदी पर वो उड़ता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में वो यूज नहीं हो रहा। तो हो सकता है खुद ब खुद आ गया। हाँ, होता भी इस किस्म का इधर उधर से कहीं से आ गया हो, लेकिन हाँ ये मेट डिपार्टमेंट का वर्जन जो हमने आपसे शेयर किया है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुई है इस पर जिस तरह महक आपने भी डिस्कशन की कि क्या कुछ कहा गया इससे मुताल्लिक, तो एक रिपोर्ट है इस पर आपको दिखाते हैं। इधर साइड पे आ जाओ, अच्छा कीप मेकिंग द वीडियो, कीप मेकिंग द वीडियो। मूविंग दिस इज नॉट एन एयरक्राफ्ट। इधर साइड पे आ जाओ, अच्छा कीप मेकिंग द वीडियो, कीप मेकिंग द वीडियो। तो ये वीडियो बनाई गई PIA की जानिब से, उसके बाद वायरल हुई, बहुत चर्चे हुए। तो पहली चीज आपके माइंड में क्या आई कि ये क्या हो सकता है? देखिए पहली चीज जो शुएब माइंड में आई थी वो हमारा दिमाग तो इसी तरफ गया था कि ये किसी किस्म का वेदर बलून हो सकता है। अच्छा। लेकिन फिर फर्दर इसके ऊपर जब डिटेल्स हासिल की, थोड़ा सा रिसर्च किया, तो अब इस बात की चांसेस ये बहुत लेस लाइकली हैं कि ये किसी किस्म का वेदर बलून हो, क्योंकि नॉर्मली जो वेदर बलून्स हमारे यहाँ यूज होते हैं PMD की तरफ से वो हॉट एयर बलून्स कहलाते हैं। उनकी मैक्सिमम हाइट जो देखी जाती है वो 7,000 से 8,000 फीट देखी जाती है। अच्छा। जबकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लाइट एल्टीट्यूड पे है, इनफैक्ट फ्लाइट एल्टीट्यूड से भी थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, यानी कि 40-50 हजार फीट के आसपास हो सकता है अंदाजन। अब एक और वेदर बलून जो रेडियो सॉन्डे, जैसे आपने पहले बताया कि ये किसी जमाने में भी हमारे पास यूज होते थे, लेकिन इनको भी यूज करने के काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं कि वो रीजन जो है उसके प्रॉपरली जो है उसके देखा जाता है कि ये कहाँ यूज हो रहा है। एक वो ग्रीन जोन होना चाहिए जहाँ पे ये फ्लाइट एल्टीट्यूड को जो है वो इस तरीके से डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं। अब वेदर बलून के हवाले से जो बात की गई तो वो तो काफी लेस चांसेस हैं कि ये किसी किस्म का वेदर बलून हो। अगर होता भी तो उसका मेरे ख्याल से इतने टाइम बाद जो है वो एक ऑफिशियल वर्ड आ जाता कि इस फला एरिया में जो है वो कोई इस किस्म का जो है वो डेटा कलेक्शन के लिए चीज यानी ये वेदर बैलून तो नहीं था। और दूसरी बात है कि वेदर बैलून जिस तरह आपने कहा कि वो इस हाइट पर नहीं होता। तो रेडियो सॉन्डे क्या पाकिस्तान में यूज हो रहा है इस वक्त, हम यूज करते हैं?
ये काफी टाइम पहले होता था, लेकिन अब कुछ अरसे से जो है इसका यूज जो है वो तकरीबन खत्म हो गया है। तकरीबन खत्म तो हो गया है, लेकिन चांस बाकी है। अच्छा चलें, ये आपने बता दिया ज़रा इस यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बताएं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इससे मुताल्लिक कि रेडियो साउंड ये होता क्या है, इससे इनफैक्ट हम क्या करते आए हैं माजी में। बेसिकली ये शुएब एक किस्म का इक्विपमेंट होता है, बैटरी पावर एक इक्विपमेंट होता है जिसे एक बड़े हॉट एयर बलून के साथ जो है वो हवा में छोड़ा जाता है। और इस इक्विपमेंट का काम ये होता है कि ये डिफरेंट जो है वो वेदर डेटा को जो है वो कलेक्ट करता है। विंड स्पीड हो गई, टेम्परेचर्स हो गए, जो अपर लेवल पे जो जेट स्ट्रीम्स की जो पोजीशन होती है, ये उससे सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के सेंसर्स लगे होते हैं और मोस्टली जो है ये वेदर डेटा से रिलेटेड ही होते हैं। ये रेडियो साउंड बलून कहा जाता है। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो इतलात है उससे मुतालिक हम कह सकते हैं कि जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्या था ये। बता तो दिया, खराई मखलूक थी, देखने आई थी। ठीक है जवाद, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, हम खबर देंगे कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर लगने वाली ट्रैफिक स्पाइक्स एक बार फिर टूट फूट का शिकार हो गया और गार्डन उतरने वाले ट्रैक पर से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची की ट्रैफिक जिसकी सूरत हाल कभी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि कभी या तो मैच की वजह से बुरे हालात होते हैं या फिर कभी इन मामलात की वजह से बुरे हालात होते हैं। कराची वालों को हैवी ट्रैफिक जो है वो देखनी पड़ती है, उसका सामना करना पड़ता है। और ये वो वक्त है जिस वक्त में ऑफिस लोग जा रहे होते हैं और जनाब अपने काम के लिए निकलना पड़ता है। और लियारी एक्सप्रेसवे इंतहाई अहम जगह है और काफ़ी ट्रैफिक का दबाव रहता है। शाहनवाज अली कादरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करें। शाहनवाज, एक बार फिर टूट फूट का शिकार हुई है, ये शरारत हुई है या वाकई कोई मसला है? देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने पहले भी ये खबर नशर की थी कि ये लियारी एक्सप्रेस वे है जहां चिरागोट से जो रास्ता आता है ये गार्डन वाला, वो ये उस कट के ऊपर ये ट्रैफिक स्पाइक्स है जो सामान्य कुछ दिन पहले नशर की तकरीबन 1 महीने पहले कि ये खराब हो गए हैं। उसके बाद उसको रिपेयर कर दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई नाकिस क्वालिटी के ये लगाए जाते हैं, क्योंकि 1 महीने से कबल जो है ये दोबारा खराब हो चुके हैं और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहरी वहां से जो गुजर रहे हैं उनके टायरों को नुकसान पहुंच रहा है, इसमें जो खराब हो रहे हैं। उसके बाद जो है जो इंतजामिया है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहती है कि यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो ये शरारत करते हैं। ठीक है, इंतजामिया ये कहती है कि ये इलाका मकीनों की शरारत है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया शाहनवाज अली कादरी। आगे बढ़ेंगे, एक अहम मौजू की तरफ बढ़ते हैं और वो मौजू है कि कोविड-19 की वैक्सीन कब आएगी, डेट क्या होगी, क्योंकि हम पिछले कई हफ्तों से इस पर बात कर रहे हैं। जब हम कोविड-19 की वैक्सीन की बात करते हैं तो वजह यह है कि जनाब इस वक्त भी सेकेंड वेव मौजूद है। जब हम बात करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन की, क्योंकि अभी भी तालीमी इदारे उस तरीके से खुले नहीं हैं। 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तो स्कूल्स जा रही है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ 1 फ़रवरी से खुलनी है। उसका भी ज़ाहिर गुज़श्ता रोज़ ऐलान हुआ है NCOC की तरफ से। प्राइमरी क्लासेस वो भी 1 फ़रवरी से खुलनी है। तो सवाल है कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन आएगी नहीं, लगेगी नहीं लोगों को, पैरामेडिकल स्टाफ को इनिशियली, एंड देन जो हमारे ज़ईफ़ अफराद हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उसके बाद फिर आम शहरियों को, तो उस वक्त तक हम नॉर्मल हालात की तरफ जाएंगे नहीं। कोविड की सेकंड लेयर को भी उस तरीके से संजीदा नहीं लिया गया। लोग अभी भी उस तरह की एहतियात नहीं करते जिस तरह की एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि स्टिल हमें 2025 का फिगर तो कोविड-19 के केसेस में नज़र आ रहा है। हाँ, और जब दूसरी लहर आई थी तो हर कोई बार बार यही कहता था कि ये पहली से ज़्यादा बुरी हो सकती है, और वही हुआ। उसके हमने नताइज देखे, उस तरीके से नहीं, लेकिन अगर हम ये देखें कि केसेस की तादाद कम हुई या बढ़ी, लेकिन उस तरीके से ज़्यादा हिट किया कि इसमें ज़्यादा लोग हमें मुतासर नजर आए, ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ गए। ये आप दुरुस्त कह रही हैं। और जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि इसमें बच्चे, बड़े, मतलब नौजवान जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। कल हमने जब बात की थी कासिम सुमरो साहब से तो उन्होंने भी ये कहा कि कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम वैक्सीन को ले आएँ और लाने के बाद आवाम की भलाई के लिए काम करें। अब देखना ये है, जैसे आज हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि प्लान तैयार कर लिया गया है, लेकिन इस प्लान के बाद इस पर हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी, ये एक सेकंड फेज है। यानी PC1 तैयार हो गया, PC2 पे भी काम जारी है। लेकिन इस पर महक एक सवाल ये जरूर बनता है कि जब सिंध हुकूमत ने कहा कि हमने साइनोफार्म कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लिया और हमें सिर्फ NOC चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से और 2 वीक्स में वैक्सीन मिल जाएगी, तो क्या ये इतना सिंपल और इजी प्रोसेस होता है? तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इस मामले को, गुज़श्ता रोज़ कासिम सुमरो साहब ने हमारे शो में कहा कि सिंध हुकूमत ने बजट एलोकेट कर दिया है, सिंध हुकूमत ने साइनोफार्म कंपनी से कांटेक्ट कर ली है। साइनोफार्म ने कहा चूंकि स्टेट ओन कंपनी है, जब तक स्टेट के जरिए हमें बताया नहीं जाएगा तो अब तक हम वैक्सीन दे नहीं सकते। उन्होंने कहा कि एक NOC आप हमें ला दें,
हम वैक्सीन आपको 2 वीक्स में दे देंगे। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से कहा कि NOC दो, NOC नहीं मिली। मैडम फरमाइएगा, क्या ये मामला ऐसा ही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि साइनोफार्म एक स्टेट ओन्ड कंपनी है और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनकी डील्स चल रही हैं और ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी हुई हैं और फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि इसी हफ्ते जो है हम लोग एयरलिफ्ट करने लगे हैं और उसका पहला बैच जो है वो तकरीबन 5 लाख वैक्सीन का वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब, ये 5 लाख वैक्सीन की जो बात आप करेंगे, ये वो है जो हम खरीद रहे हैं या ये वो है जो हमें गैर सगाली के तौर पर चाइना दे रहा है? जी फिलहाल तो ये वो वाली है जो कि चाइना हमें ऐसा गिफ्ट जो हमें दे रहा है। तो ये जैसे ये वैक्सीन आएगी, इसके लिए हमारी जो प्रायोरिटी सेट की गई थी और ये तमाम सूबों की मुशावरत से सेट की गई थी कि हमने अपने फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर वर्कर्स को देनी है और इसके लिए जो वेबसाइट लॉन्च की गई है उस पर तकरीबन 4 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है। तो जिस वक्त वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचेगी उसमें सिंध के हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं, पंजाब के भी, KP के, बलोचिस्तान, तमाम हैं। तो वो उनको इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि ये फरवरी के इसी एक आध हफ्ते के अंदर ये वैक्सीन जो है ये लगनी शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से उमर साहब ने अनाउंस किया है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो डिटर्मिन कर लिए गए हैं, तमाम तैयारियां हतमी मराहिल में हैं और जैसे ही ये वैक्सीन कुछ, अब तो दिनों की बात है, कुछ दिनों के अंदर ये पहुंचेगी, ये फौरी तौर पे लगनी शुरू हो मैडम। लेकिन अभी भी मेरा वो सवाल, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। क्या ये प्रोसेस इतना आसान है कि सिंध हुकूमत ने साइनोफार्म से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा NOC ला दो, आपको 2 हफ्तों में हम वैक्सीन दे देंगे, यानी ये पे करने को तैयार है, इनके पास बजट है, क्या ये इतना आसान है? देखिए, इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने किसी को भी बार नहीं किया, सूबों को उन्होंने इजाजत दी है। मगर ये जो 2 हफ्तों की बात वो करें, उससे पहले ये वैक्सीन जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू पाकिस्तान पहुंच जाएगी। नहीं मैम, वो जो वैक्सीन पहुंच रही है वो तो एज अ गिफ्ट पहुंच रही है। क्या हुकूमत ने, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने साइनोफार्म से कहा है कि हम इतना आपको पे कर रहे हैं, आप हमें वो खेप दें? गिफ्ट की बात नहीं मैं कर रहा। देखिए, इस वक्त प्री बुकिंग्स जो हैं वो और कंपनीज के साथ भी बात चल रही है, हमारी एस्ट्राजेनेका के साथ भी बात चल रही है, उसके अलावा स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है उनके साथ भी बात चल रही है। फिलहाल चाइना की तो ये हमें एज ए गिफ्ट मिल रही है, मगर हम परचेज करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने भी बजट एलोकेट किया हुआ है और अगर सिंध गवर्नमेंट NOC मांगेगी तो मैं नहीं समझती कि कोई भी हिंड्रेंस है। वो मांग चुके हैं मैडम, नहीं मिल रहा उनको, वो कह रहे हैं वो फॉर्मेलिटी कोई होगी, मगर वो NCOC में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे होते हैं और सारी कोई फॉर्मेलिटी होगी, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। ड्रैप ने अप्रूवल्स दे दिए हुए हैं और इंपोर्ट करने के लिए ड्रैप से उन लोगों ने अप्रूवल लेना है। वो मैं नहीं समझती कि कोई भी हिंड्रेंस है, जबकि हुकूमत ने खुद उनको इजाजत दी है। मगर वैक्सीन उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो पूरी होगी और उनको वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। चले इंशाल्लाह। नौशीन साहिबा, ऐसा ही हो। मुझे ये बताएगा कि इस वक्त मुल्क भर में रोजाना की बुनियाद पर कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, अगर एक हम रफली अंदाज़ा लगाएं, और जब वैक्सीन दस्तयाब होगी, जब आ जाएगी, जैसे आप भी कह रही हैं कि 1 हफ्ते का वक्त है इंशाल्लाह, उसके बाद पाकिस्तान में भी वैक्सीन का अमल शुरू हो जाएगा, तो तब कितने वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे? क्योंकि पूरे मुल्क यानी लाहौर, कराची, फैसलाबाद, जितने भी बड़े शहर, छोटे शहर, हर तरह से, हर जगह से हेल्थ वर्कर्स और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये वैक्सीन होगी, तो किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाया गया है NCOC ने, और इसके अलावा जो इसको करने के लिए एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स AVC जो है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और वो तकरीबन तमाम DHQs और THQ हॉस्पिटल्स में बनाए जा रहे हैं। और इसको ओवरसी करने के लिए नेशनल वैक्सीनेशन ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई गई हैं, नेशनल लेवल के ऊपर भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी। और ये कमेटीज जो हैं ये इस सारे प्रोसेस को ओवरसी करेंगी। ये हंड्रेड्स ऑफ की तादाद में ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे मुल्क में बन रहे हैं। इसकी अनाउंसमेंट कल असद उमर साहब ने की है और इंशाल्लाह ये एक बड़े नादरा के साथ कनेक्टेड सिस्टम होगा, ताकि जिसकी वैक्सीनेशन हो जाए उसका डाटा जो है वो पता चल जाए कि कितनी पॉपुलेशन कवर हो गई है और कौन कौन से एरियाज में कवर हो गई। तो ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके बिल्कुल ठीक है मैडम, सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग चल रहे हैं। कमिंग बैक टू द वैक्सीन, जो डील्स हमारी हो रही हैं, जो गिफ्ट आ रहा है वो तो आ रहा है। साइनोफार्म के साथ क्या कोई ऐसी बात हो रही है कि वहाँ से और खेप आए वैक्सीन की? आपने ये तो कहा एस्ट्राजेनेका से भी हो रही है, बट साइनोफार्म से और खेप आ रही है इन फरवरी?
जी देखिए, ये बैचेस में आएंगी, मगर ये इनिशियल 11 लाख की जो है वो इनिशियल उनके साथ बात हुई हुई है। 11 लाख इनिशियली आएंगी, उसके बाद फिर आती जाएंगी। और इसके अलावा कैंसिनो बायो के ट्रायल्स भी तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि फरवरी के मिड में उनके रिजल्ट्स इशू हो जाएंगे, जो इंटरम रिजल्ट्स हैं। उसके बाद कैंसिनो बायो की तरफ से भी एक बहुत बड़ी तादाद में हमें वैक्सीन मिलेगी। और तीसरा जो कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है, वो उनकी तरफ से भी हमें जो है वो 1 मिलियन वैक्सीन जो है वो उधर से भी आ रही हैं। तो ये अब मल्टीपल सोर्सेज से आ रही है। 1 मिलियन वैक्सीन कब आ रही हैं डॉक्टर साहिबा, कोवैक्स से जो आ रही हैं? उम्मीद है कि वो भी हमें जल्द इसी महीने में मिल जाएंगी। डेफिनेट डेट पता चल जाएगी, मगर वो जो कोवैक्स जो प्लेटफॉर्म जो है जिसने तमाम कंट्रीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है वैक्सीन, चाहे वो अमीर ममालिक हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, उस प्लेटफॉर्म से भी पाकिस्तान को हमें उम्मीद है, क्योंकि उनके साथ भी जो बातचीत चल रही है उससे हमें ये लग रहा है कि वो भी हमें इंशाल्लाह ताला 1 आध महीने में वहां से भी वैक्सीन पहुंच जाएगी। यानी फरवरी में हमें कोवैक्स से मिल जाएंगी, फरवरी में ही कैंसिनो बायो के जो ट्रायल्स चूंकि उसके रिजल्ट्स आएंगे तो वहां से मिल जाएगी। और सिनोफार्म से तो फिलहाल सिर्फ गिफ्ट आ रहा है। ऑस्ट्राजेनेका, इससे मुताल्लिक अगर कुछ शेयर कर सकें, वहां से वैक्सीन की खेप कब आ सकती है, कितना जल्दी आ सकती है? देखिए, ये तमाम चीजें जो हैं ये फाइनल नेगोशिएशंस इनकी हो रही हैं और अब ये इंशाल्लाह ताला ये सारी आगे पीछे जो सारी हैं ये आनी शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह आप सारे जिस तरह प्रायोरिटी पॉपुलेशंस हैं उनको कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी खबरें आने वाली। एक बात और बता दें, इंडिया भी ज़ाहिर है इस वक्त वैक्सीन बना रहा है और उन्होंने अपने नेबर्स को वैक्सीन दी हैं। क्या पाकिस्तान को भी ऑफर किया है इंडिया ने? यूँ तो हालात इस वक्त अच्छे नहीं है, बट फिर भी सवाल करता हूँ, क्या इंडिया की तरफ से ऐसी कोई ऑफर की गई है कंसिडरिंग पाकिस्तान एज अ नेबर? अभी इस वक्त मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी पॉपुलेशन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है हम अपनी बाकी सोर्सेज के साथ पूरी कर रहे हैं। और इंडिया से अगर किसी लेटर स्टेज पे कोई निगोशिएशंस हो जाए तो मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, पर अभी हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू कर रही थी। वो प्लान दिया गया है कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से, उस पर भी उन्होंने हमें बताया। आगे बढ़ते एक और संगीन मामले की बात करेंगे। खून लगाने की जगह लेकिन वहाँ पर गटर के पानी के जरासीम अगर मिलने लगें तो आप सोचें कि सेहत का मयार कहाँ खड़ा है। कराची का इलाका है डालमिया, जहाँ पर थैलेसीमिया सेंटर है और इसके बाहर कई दिन से गटर का पानी मौजूद है और इंतज़ामिया ख्वाब गफलत के मज़े ले रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हाल तो ये कि जब यहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है, जब शिकायत की जाती है इंतज़ामिया को, तो वो ये कहते हैं कि इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता, तमाम तर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके कोई ना कोई हम स्टेप ले सकते हैं। यकीनन यहाँ के जो मकीन हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, वो नाराज़ हैं क्योंकि थैलेसीमिया सेंटर एक वो जगह जहाँ पर सफाई का इंतहाई बेहतर निज़ाम होना चाहिए, जिसके बाहर के ये मनाजिर होंगे तो सोचें अंदर फिर क्या हाल होगा। वहाँ के इलाका मकीन क्या राय रखते हैं, सलमान अहमद ने बात भी की है, एक रिपोर्ट भी तैयार की है, हम आपको दिखाते हैं। डालमिया के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में 2 महीने से सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है, लेकिन सिंध हुकूमत और उनके मातहत इदारे सोए हुए हैं। ताफून और बीमारियां फैलाता ये गंदा पानी थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला 900 बच्चों की ज़िंदगी के लिए किस कदर ख़तरा बना हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है वो निजी थैलेसीमिया सेंटर जहां 900 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिन्हें जिंदा रखने के लिए खून दिया जाता है। आइए इस सेंटर के अंदर चलते हैं। नहीं, मैं तो इन जरासीम से भरे जूतों के साथ अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इन बच्चों की सेहत का एहसास है। मगर ये एहसास ऐवानों में बैठे उन हुक्मरानों को क्यों नहीं है? सिर्फ सियासत ना करें, इन कीमती जिंदगियों का भी एहसास करें। आइए इस निजी थैलेसीमिया सेंटर के इंचार्ज से बात करते हैं कि आखिर ये सेवरेज का मसला क्यों हल नहीं हो रहा। यहाँ पे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक थैलेसीमिया सेंटर है। 900 से ज़्यादा बच्चों को ब्लड लगता है। ब्लड का मतलब कितना हसास मामला है। ब्लड नहीं है हमारे पास, जो डोनर आने वाले हैं वो अंदर आ ही नहीं रहे कि इस गंदगी में हम आएंगे, इसके गटर के अंदर से होकर लोग यकीन करें पाँच से ऊपर कर करके आ रहे थे। आज हमारे कई बच्चों को ब्लड नहीं लग सका है। तो अगर ये जरासीम यहाँ पर आके बच्चों पे अटैक करते हैं ना, ब्लड का मामला हो रहा है ना, या तो कोई अस्पताल में नॉर्मल बीमार नहीं है, नज़ला जुकाम वाला, तो
ये वायरस अंदर चला गया तो हमारे अगर हमने सेंटर बंद कर दिया 900 बच्चे मर जाएंगे। 900 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का नाजिम कोई नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को इतला की हुई है, कमिश्नर को इतला की हुई है, आया कि चीफ मिनिस्टर को इतला की है। MNA आलमगीर साहब आ चुके हैं। हमारे जो MPA साहब थे यहाँ पे अरसलान साहब, वो कहते हैं कि जी यार मैं फूड पांडे वाला हूँ कि 15 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी दे दूंगा। ये तकरीबन अब से नहीं है, महीने से ज़्यादा हो गया। ये इतना ख़तरनाक है, ये थैलेसीमिया से ज़्यादा ख़तरनाक है। और इससे एक ये बच्ची नहीं, यहाँ पे तकरीबन एक दिन के अंदर 50 बच्चे आते हैं और सारे मासूम बच्चे हैं। उनकी ज़िंदगी को थैलेसीमिया या ब्लड से कोई ख़तरा नहीं है जितना इस गटर के पानी से ख़तरा है। जो वालिदैन अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए थैलेसीमिया सेंटर आते हैं, वो इस ताफुज़दा माहौल से किस कदर खौफज़दा हैं, उनकी बातें तो आपने सुनी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसनैन ज़फ़र, जो कि 16 साल से थैलेसीमिया के मर्ज़ का शिकार हैं। इन्फ्यूजन पम्प 12 घंटे इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लगा रहता है और ये इसी गंदे माहौल से यहाँ से गुजर कर थैलेसीमिया सेंटर आते हैं। अगर खुदा न खास्ता यही इसी इन्फ्यूजन पम्प जो इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लगा है, अगर खुदा न खास्ता ये वायरस इन्फ्यूजन पम्प के ज़रिए इनकी जिस्म में दाखिल हो गए कि इनके लिए ज़िंदगी के लिए किस कदर ख़तरा साबित हो सकता है, देखने वाले इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हसनैन ज़फ़र से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे हसनैन, जब आप इस गटर भरा हुआ है, सेवरेज का पानी है, यहाँ से गुजर कर जब आते हो किस कदर मुश्किलात होती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन ज़फ़र है। मुझे थैलेसीमिया के मर्ज़ से इतना डर नहीं लगता, जिसकी वजह से मुझे डर इस बात का लगता है कि ये गटर का पानी जो है ये हमारे इन्फ्यूजन पम्प के ज़रिए से हमारे बॉडी में ना चला जाए, और ब्लड भी हमारे लिए इतने नुकसानदेह नहीं होता। ब्लड से हम इतना नहीं डरते, बस ये गटर के पानी से हम डरते हैं, इसलिए आने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैं बहुत खौफज़दा होता हूँ, और थैलेसीमिया की वजह से मैं खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन ये जो पानी है यहाँ का, इसकी वजह से मैं बहुत खौफज़दा हूँ कि ये वायरस हमारी बॉडी में चला गया तो यही जो इन्फ्यूजन पम्प हमारी ज़िंदगी बचाता है, यही हमारी जान ले सकता है। बच्ची की आपने बात सुनी, वज़ीर आला साहब और जो मुताल्लिका इदारे हैं और जो PTI के रहनुमा हैं, जिन्होंने जो है वो यहाँ के थैलेसीमिया के जो चेयरमैन हैं, उनको ये जवाब दिया कि फूड पांडा वाले थोड़ी हैं जो 15 मिनट में जो है वो आपके पास डिलीवरी पहुँच जाएगी। ये बच्चे की ज़िंदगी का जिम्मेदार कौन है अगर इसकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है? थैलेसीमिया जैसे मर्ज में मुब्तला इस सेंटर में आने वाले बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। समा ने इस अहम मसले को उजागर करके मुताल्लिका इदारों को झिझोड़ने की कोशिश की है। अगर इंतज़ार है तो बस सोई हुई इंतज़ामिया के जागने का। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और यकीनन इस रिपोर्ट ने हम सबको झंझोड़ दिया। उस बच्चे की गुफ्तगू ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अपने इस कौम के मुस्तकबिल को हम क्या माहौल दे रहे हैं। और उस बच्चे को जो कि बीमार है, उस बच्चे को जो कि उस इन्फ्यूजन पम्प के साथ उसी गंदे इलाके में, यानी उस सड़क से गुजरता है, सड़क तो नहीं कहता इसको, मैं कहता हूँ कि गंदी गली से गुजर है जहाँ पर गटर का पानी है। जिसको वोट दिया था उससे सवाल करना तो बनता है, वो चाहे फिर MNA हो चाहे MP हो। ठीक है, MNA ये ज़रूर कहते हैं कि ये मामलात हमारे अंडर नहीं होते, बट स्टिल जब कोई वोट देता है तो वो सवाल ज़रूर करता है। और KWSB की जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन जब हम बात इदारों की करते हैं तो हम ज़रूर बात पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं उनकी भी हम बात करते हैं कि वो क्या इस बारे में कर सकते हैं। हाउ कैन दे बी द ब्रिज बिटवीन दिस। आलमगीर खान साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ विद अस। अरसलान ताज साहब हैं, आप भी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आलमगीर साहब MNA एंड अरसलान साहब MP, आप दोनों को हम गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द शो कहेंगे। आलमगीर खान साहब, आपसे मैं इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा क्योंकि आप फिक्सड के बानी भी हैं। आपसे मैं बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आपने कराची के लिए बहुत काम किया है, आपने कराची के बहुत से मसाइल को उजागर भी किया और उसके हल के लिए आपने इदारों को झंझोड़ा है। ये रिपोर्ट आपने भी देखी, इस बच्चे की गुफ्तगू ने क्या आपको झंझोड़ा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस इशू पे मदऊ किया। यकीनन मैं 3 दिन पहले ही यहाँ इस सेंटर पे गया था और इकबाल भाई से मैं खुद मिला हूँ और उनको मैंने बताया सारे मामलात के। एक तो KWSB को ये कंप्लेन हमने फॉरवर्ड की है और उस इदारे से हमें लड़ना पड़ता है उनसे काम लेने के लिए। डे टू डे जो भी मामलात आते हैं हमारे पास
उनके एक्सीएन को हम फॉरवर्ड करते कंप्लेंट्स और उनको प्रेशराइज करके लड़ झगड़ के उनकी जो सफाई की गाड़ी होती वो लगवाई जाती और फिर सफाई करवाई जाती। और इससे पहले भी इस जगह पे KWSB की कोई 2 से 3 बार हमने गाड़ी लगवाई और सफाई कराई, लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि एक बार हमने कह दिया और वो कर लेते। KWSB कहता है कि इस इलाके की यह इलाका हमारी अथॉरिटी में ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जो कि एक बड़ी मजाया खेज और बड़ी हैरानकुन बात है। खैर, लेकिन मैंने फिर इकबाल भाई को ये बताया जो फेडरल के फंड्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्पेशल फंड्स दिए जा रहे हैं हमें, उसमें ये स्कीम हम सबमिट करा चुके हैं। अच्छा। इसमें महीना से 1.5 महीना तकरीबन लगेगा और यहाँ की टोटल सीवरेज लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है। और वो हमने अपनी जो इख्तियार हमारे पास था, अभी फंड्स आ रहे हैं पाइपलाइन में, उसमें हमने स्कीम सबमिट करा दी है, अप्रूव भी हो चुकी है, उसका भी टेंडर होना है, तो महीने से 1.5 लगेगा जो कि हम ये चेंज करा देंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँ, देखिए ये काम KWSB का है, उनका इख्तियार है, उनकी अथॉरिटी है और वो शहर में काम करते ही नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। यही वजह है कि मैं 3 तलवार पे एहतजाज कर रहा था इसी सेवरेज के मामले पे और मुझ पर तशद्दुद किया, हमारे लोगों को जेल में डाला। यही वजह है कि CM हाउस के अंदर मैंने गटर का पानी फेंका। आलमगीर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इलाके के लोगों ने आपको वोट दिया तो नजरें तो आपकी तरफ ही होंगी ना। अरसलान ताज साहब भी हमारे साथ मौजूद है जी। तो मैं कोई उससे मैंने कोई जान नहीं, बिल्कुल आपने आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं अरसलान ताज साहब से सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जो उन्होंने ये कहा कि हमें हर रूल को फॉलो करना है, ये पूरे प्रोसीजर को देखना है, तो इस तरह के लफ्ज़ों का चुनाव जब इलाके के लोग इतने गुस्से में, इतने गम में मुब्तला हों, आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट देना बेहतर है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि किसी बात को किस तरह से पेश किया जाता है, ये सबसे चीज अहम होती है कि समझने के लिए कि इशू क्या है और बात किस तरह से की जा रही है। जिस तरह आलमगीर ने आपको बताया कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से ये इशू बहुत ज्यादा संगीन हो चुका है और ये सिर्फ एक जगह का इशू नहीं है, पूरी जो मेन इलाके की सड़क गुजरती है, सारे लोगों का गुजर बसर यहीं से होता है। मैं भी कई दफ़ा यहाँ का विजिट कर चुका हूँ, आलमगीर भी पिछले हफ्ते खुद बाइक के ऊपर जाके, जिस वक्त ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन हुआ, खुद बाइक पे बैठ के आलमगीर वहाँ गए, वहाँ पे जाके मिले और मैं भी कई दफ़ा जाके वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ और हमने कोशिशें करवा के कई दफ़ा यहाँ पे मशीन भी लगवाई है और हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि इसको हल करें, लेकिन मामला ये है कि मशीन से सफाई करवाना इस मसले का हल मुस्तकिल हल नहीं है। ये लाइन चेंज होगी। अगर मैं दिलासा देके, मैं झूठ बोल के कुछ भी कह लूं, लेकिन ये लाइन चेंज होगी, इसकी डेवलपमेंट स्कीम बनेगी, उसके लिए टाइम लगता है। प्रॉब्लम ये है कि एक MNA के पास, एक MPA के पास तो मशीन भी नहीं होती कि जी खुद अभी घर से निकलें और जाके कोई मुरब्बती काम स्टार्ट कर लें। ये काम जिस इदारे का है उसको करना है, लेकिन जैसे आलमगीर ने बताया इसकी स्कीम बन चुकी है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा वो सबमिट भी हो चुकी है और जो 1100 अरब का एक पैकेज ज़ाहिर है वो लगना है कराची में। बिल्कुल ठीक बात आपकी, ये बात दुरुस्त है सर। डिफरेंट, वो डिफरेंट है। अच्छा, लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो भी कोई भी स्कीम, लेकिन जब कोई भी अवाम के पैसे का खर्च इस्तेमाल होता है कहीं पे, उसका एक प्रोसेस होता है। अच्छा। लोगों को वो समझने की भी जरूरत है। हमारा काम एज अ पब्लिक के नुमाइंदे की हैसियत से अवेयरनेस देना भी है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है सर, बस लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा सर कि अगर मैं सिर्फ उस बच्चे की गुफ्तगू सुनूं और अगर आपने नहीं सुनी तो मुझे बताइए, मैं दोबारा सुनवाता हूँ आपको। मैंने नहीं सुनी। मैं सर प्लीज फिर साथ रहिए, सर प्लीज फिर साथ रहिए, क्योंकि सर उस बच्चे की गुफ्तगू हमें झंझोड़ देती है। वो बच्चा जिसको इन्फ्यूजन पंप लगा हुआ है और वो जिस तरीके से वहां पर आ रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो किस कदर तकलीफ में। प्लीज सर पहले सुनिए इस बच्चे की गुफ्तगू। बातें तो आपने सुनी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसफर, जो कि 16 साल से थैलेसीमिया के मर्ज का शिकार हैं। इन्फ्यूजन पंप 12 घंटे इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लगा रहता है और ये इसी गंदे माहौल से यहाँ से गुजर कर थैलेसीमिया सेंटर आते हैं। अगर खुदा न खास्ता इसी इन्फ्यूजन पंप जो इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लगा है, अगर खुदा न खास्ता ये वायरस
इन्फ्यूजन पंप के ज़रिए इनकी जिस्म में दाखिल हो गए कि इनके लिए ज़िंदगी के लिए किस कदर ख़तरा साबित हो सकता है, देखने वाले इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हसनैन ज़फ़र से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे हसनैन, जब आप इस गटर भरा हुआ है, सेवरेज का पानी है, यहाँ से गुजर कर जब आते हो किस कदर मुश्किलात होती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन ज़फ़र है। मुझे थैलेसीमिया की मर्ज़ से इतना डर नहीं लगता, जिसकी वजह से मुझे डर इस बात का लगता है कि ये गटर का पानी जो है ये हमारे इन्फ्यूजन पंप के ज़रिए से हमारे बॉडी में ना चला जाए, और ब्लड भी हमारे लिए इतने नुकसानदेह नहीं होता। ब्लड से हम इतना नहीं डरते, बस ये गटर के पानी से हम डरते हैं, इसलिए आने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैं बहुत खौफज़दा होता हूँ, और थैलेसीमिया की वजह से मैं खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन ये जो पानी है यहाँ का, इसकी वजह से मैं बहुत खौफज़दा हूँ कि ये वायरस हमारी बॉडी में चला गया तो यही जो इन्फ्यूजन पंप हमारी ज़िंदगी पे जाता है, यही हमारी जान ले सकता है। बच्चे की आपने बात सुनी, वज़ीर आला साहब और जो मुताल्लिका इदारे हैं। बच्चे की गुफ्तगू आपने सुनी, और वो ये कह रहा है कि जो इन्फ्यूजन पंप हमारी जान बचाता है वो हमारी जान ले भी सकता है। यानी ये गंदगी, ये कूड़ा, ये गंदा पानी उनके लिए कितना ख़तरनाक है। इस बच्चे की ज़ुबानी सुन के दिल एक सेकंड के लिए दहल रहा है। हमारे साथ आलमगीर खान साहब और अरसलान ताज साहब मौजूद है। आलमगीर खान साहब, यकीनन आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी, उसने जो लास्ट लाइन कही वो सुन के आपके दिल और दिमाग में क्या बात है? मैं चाहता कि अरसलान ताज साहब से पहले मैं इस पर प्लीज़ कमेंट ले लूँ मैं, क्योंकि ज़रा हमने उनको एक गुफ्तगू स्पेशली सुनवाई है। आलमगीर साहब ने ज़रा इसमें एक्सप्लेन किया है कि व्हाट ही हैज़ डन। अरसलान साहब, क्योंकि ये ऐसा इशू है कि वो सिर्फ इस जगह का डिपेक्ट नहीं कर रहा, वो ये ऐसा इशू है जब एक बच्चा गुफ्तगू कर रहा है कि वो वायरस उसकी जान ले सकता है, वो इन्फ्यूजन पंप जो ज़िंदगी बचा रहा है, अगर वायरस या ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाए तो जान जा सकती है। दैट शोज़ सर कि जो हमारा निज़ाम है उसमें मसला है। दैट शोज़ कि हमने इसको दुरुस्त नहीं किया, वो चाहे सफाई का निज़ाम हो, वो चाहे बेहतर सहूलियात की बात हो। देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक तो है कि किस तरह से ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इस शहर के बीचों बीच पाकिस्तान का तकरीबन सबसे पुराना ये इलाका है, पाकिस्तान बनने से पहले का इलाका है। और जब मैं असेंबली में खड़ा होकर भी इस हवाले से मैंने एक दफ़ा बात की तो मुझे यकीन दहानी कराई गई कि जी इसके ऊपर अमल दरामद होगा। उस वक्त सईद गनी साहब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, लेकिन जब हम वाटर बोर्ड के पास जाते हैं तो वो कहता है कि ये इलाका जो पाकिस्तान बनने से पहले का है, हम इसको ओन नहीं करते, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो सर वो ये नहीं बताते कि किसकी जुरिस्डिक्शन है? नहीं, वो कहते हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमें नहीं मालूम, ये हमारा काम नहीं है। वो टोटल हाथ खड़े कर देते। इतना अफसोसनाक अमल है, मतलब कि इस तरह इदारे काम कर रहे हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि आप तो अरसलान साहब फिर इदारे ठीक से काम कैसे करेंगे? आप वाटर बोर्ड के एमडी को इस पे लाइन पे लें, उनसे सवाल तलब करें। यही सवाल मैं भी करता हूँ कई दफा। नहीं सर, उनसे हम जरूर सवाल करेंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं सर? हमने उनके ऊपर छोड़ा नहीं। हमने यही किया कि हमने इसको फेडरल की स्कीम में डाला और वो प्रोसीड हो चुकी है। उसका टेंडर होगा, टेंडर अवार्ड होगा, उसके ऊपर फिर मोबिलाइजेशन होगी। इट विल टेक टाइम। लेकिन बात ये, जिसका जो काम है वो क्यों नहीं कर रहा? वो कैसे मना कर सकता है? हम मना नहीं कर रहे, आलमगीर मना नहीं कर रहे, MNMP मना नहीं कर रहे, लेकिन जिसका काम है वो मना कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है। शायद रोना यही है कि कोई अपना काम करता ही नहीं है। अगर हर कोई अपना काम करने लग जाए तो ये चीज़ें या ये रोना, ये शिकवे ना हो। आप ये कह रहे हैं कि ये जिसके अंडर आता है वो उसने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम ये काम नहीं कर सकते। फिर मेरे ख्याल से हम सबको करना ये चाहिए कि फंड्स इकट्ठे करने चाहिए और इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस जगह को इस तरह मेंटेन रखें, क्योंकि जो इस बच्चे की गुफ्तगू है वो सुन के बहुत से मुखय्यर हजरात सामने मैं चाह रहा हूँ अगर आलमगीर खान साहब आप इस पर कमेंट कर दें कि ठीक है, यूँ तो अब वफाक के फंड के जरिए काम आप कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने में हो जाएगा, लेकिन क्या कोई तखमीना है जो आप शेयर कर सकते हैं कितने पैसों की ज़रूरत है जब ये मसला हल हो सकता है? और अगर हम इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों से कहें कि आप ताउन कीजिए और इसको हम खुद हल कर देते हैं, लेट्स नॉट वेट। इसमें शुएब भाई ऐसा है कि चूंकि हमारे वो DDWP से अप्रूव हो चुकी है, प्रोसेस में है, तो उसका थोड़ा सा वेट अगर हो जाए और मीनवाइल हम KWSB से लड़ झगड़ के ये काम करवा देंगे जो सफाई का है, जिससे टेम्पररी इनको रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। 10-15 दिन के लिए, मैं फिर से कहूँ टेम्पररी रिलीफ होगा, तो वो हम इनको लड़ झगड़ के, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो शराफत से मानते नहीं है। सर तो प्लीज कुछ कीजिए और ऐसा हो कि आज से सफाई शुरू हो जाए 10-15 दिन के लिए। मेरी रिक्वेस्ट ये आपसे, प्लीज लोगों को एजुकेट करने के लिए भी और इनसे काम करवाने के लिए भी एक प्रोग्राम वजीर बल्दियात जो कि KWSB के चेयरमैन है उनके साथ भी करें और MD वाटर बोर्ड को के साथ भी करें।
पूरे शहर के लिए ना, एक इस इशू के लिए नहीं, ऐसे पता नहीं कितने। सर लेकिन जरा हमें एग्जांपल सेट करनी है, लेट्स डू दैट सर। आप लोग भी आइए वहां पर, हम भी आते हैं, हम सब मिलकर इस पर और आवाज बुलंद करते हैं, और जो इदारे ताकि मुतहरिक हों, सफाई हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, ताकि कुछ मसला बेहतर हो जाए। उसके बाद आपने तो वैसे भी अनाउंस कर दिया कि 1.5 महीने में प्रोसेस हो जाएगा। उसका क्या मतलब है, टेंडर हो जाएगा या काम हो जाएगा? 1.5 महीने के अंदर अंदर इसका टेंडर हो जाएगा और उसके बाद काम होगा। अच्छा, कितना वक्त लगेगा सर फिर काम होने में? मैं कह रहा हूँ महीने से 1.5 लगेगा। टेंडर होने में या काम होने में? टेंडर हो जाएगा, उसके बाद फौरी काम हो जाएगा। तो उसके अलावा सर ये कि खुद से जाकर इदारों को जगाकर एटलीस्ट सफाई वाला काम हो सकता है, ताकि जो लोग वहाँ पर ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, उनके लिए आसानी हो। आलमगीर खान साहब, अरसलान ताज साहब साथ मौजूद थे, आप बेहद शुक्रिया। और जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये मामला हल करना है, क्योंकि ये मामला हल होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत से और मसले में अगर दोनों साथ हैं तो क्यों ना महक हम दीगर मसलों पे भी बात कर लें। इंसिडेंट कराची में सिर्फ ये एक जगह नहीं है, और भी बहुत सारी जगह है। अरसलान ताज साहब, अगर मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताएगा कि गुलशन इकबाल की भी मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गटर का पानी जमा है, मगर वहाँ कोई आता जाता नहीं है। कहाँ है वहाँ के फंड्स? और जो ये दावे किए जाते थे कि सड़कें कराची की साफ़ होंगी, आवाम को एक अच्छा माहौल मिलेगा, तो फिर ये दावे हम कहें कि इस गटर के पानी में बह गए। देखें, बिल्कुल ठीक बात है। बारिशों के बाद जो हालात हमारे सामने आए, सड़कों की बुरी हालत हो चुकी है, और कई जगह जो है वो ज़रूरत है कि सड़कें दोबारा से बनाई जाएं। कुछ जगह नालों की मामला थे, तो कुछ नालों के ऊपर काम किया गया। अबुल असवानी रोड के ऊपर नाले की सफाई का काम हुआ। तो लेकिन बात यह है कि गुलशन इकबाल एक ऐसा इलाका है जहाँ का एक लाइफस्टाइल का स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा अपना है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि जी वो मेंटेन रहे। हाँ। इसी तरह बाकी इलाके भी हैं कराची के, बेशुमार इलाके हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हम लोग कहते हैं कि गुलशन शायद उसके सामने जन्नत है। तो मतलब इस तरह के मसाइल हैं। बात यह है कि आपने कहा फंड कहाँ जाते हैं। पिछले साल सिंध हुकूमत के जो डेवलपमेंट फंड्स थे वो 103 अरब रुपए थे, सिर्फ 103 अरब रुपए, और टोटल बजट जो था वो तकरीबन 1 खरब रुपए का, 100 खरब रुपए का जो था वो टोटल बजट था। बात यह है कि उस 103 अरब में से कराची पे कितना लगा था, वो तकरीबन 24 से 25 अरब रुपए सिर्फ लगा था। कराची जो है 450 अरब रुपए सिर्फ इनकम टैक्स की मद में देता है। सिंध का जो टोटल रेवेन्यू है वो 250 अरब रुपए सिंध जमा करता है, उसमें से 90% कराची देता है, और आप उसको लगाते कितना है, सिर्फ 10%। लेकिन क्या उम्मीद रखें सर कि अब लगेगा प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद? देखें, हमें सिंध हुकूमत पे तो कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए वजीर आज़म साहब ने कल भी अनाउंस किया है कि जी हर कौमी असम्बली के हल्के के ऊपर जो है 50 करोड़ रुपए का जो है अगले साल जो आने वाला जो जुलाई के बाद, ठीक है, तो यानी फिर वो फंड जो है वो लगेंगे तो वाकई वो हमें नजर भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, मौजूद थे आप, और कराची के मसलों से मुतालिक बिलखुसूस गुलशन इकबाल के जो मसाइल हैं उस पर हम आज गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम स्पोर्ट्स की बात भी करेंगे, और इसके अलावा भी कुछ मौज़ूआत बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मेरा दिल ये कर रहा है कि फवाद आलम को मैं शाबाश कहूँ। क्या जमकर खेले, क्या ज़बरदस्त खेल उन्होंने खेला। एक लंबे से इंतज़ार के बाद जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया, बल्कि अपने आप को साबित कर दिया। फवाद आलम 11 साल टीम से बाहर रहे, और उसके बाद जो उन्होंने अंदाज़ अपनाया उस अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। इस अरसे में कौन कौन चीफ सेलेक्टर रहा और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फवाद आलम की परफॉर्मेंस कैसी रही, ये तमाम मामलात आइए हम आपको दिखाते हैं। फवाद आलम 11 साल साया हुए, जिम्मेदार कौन? डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले फवाद आलम ने नवंबर 2009 में तीसरा टेस्ट खेला, और फिर शुरू हुआ लंबा इंतजार। इकबाल कासिम के बाद चीफ सेलेक्टर बने मोहसिन हसन खान। 2011-12 के सीजन में फवाद आलम ने 67.5 की शानदार औसत से 945 रन बनाए। मोहसिन रुखसत हुए। मोहम्मद इलियास के अबूरी अरसे के बाद इकबाल कासिम चीफ सेलेक्टर बने। 2012-13 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फवाद आलम ने 66 की शानदार औसत से 534 रन बनाए।
मगर टीम से तो बाहर रहे। 2013 में मोइन खान को खिलाड़ियों के चुनाव का इख्तियार मिल गया। 2014-15 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फवाद आलम ने रन्स के अंबार लगा दिए। 2016 से 2019 तक चीफ सिलेक्टर रहने वाले इंजमामुल हक ने फवाद आलम को टीम में सेलेक्ट करने की जहमत तक ना की। 2016-17 में फवाद आलम की बैटिंग एवरेज थी 55.44। अगले सीजन में 40 के एवरेज से बनाए 570 रन। 2018-19 में 71 की शानदार औसत से 781 रन बनाए, मगर इंजमामुल हक फवाद आलम के साथ इंसाफ ना कर सके। 174 फर्स्ट क्लास मैचेस, 13,000 के करीब रन, 56 की लाजवाब बैटिंग औसत, मगर फवाद आलम को टेस्ट क्रिकेट में कमबैक के लिए 11 साल इंतजार करना पड़ा। तो आपका भी दिल कर रहा है ना फवाद को शाबाश देने को। जनाब, नज़रअंदाज करने और मजाक बनाने वालों को फवाद आलम ने जो जवाब दिया है वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। एक मौका मिलते ही उन्होंने पूरा खेल बदल दिया है। कराची में तगड़ा हरीफ समझा जाता था साउथ अफ्रीका, और उसको मुश्किल वक्त में सेंचुरी जब उन्होंने दागी तो मैन ऑफ क्राइसिस अगर हम उन्हें कहें तो गलत नहीं होगा, और टीम पाकिस्तान को अच्छी पोजीशन में भी ले आए हैं। फवाद को कौमी टीम के लिए अहल ना समझने वाले भी खड़े होकर दाद देने लगे, और यही आपकी कामयाबी होती है कि जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं और इस काबिल नहीं समझते कि अच्छा आप ये कर सकेंगे वो कर सकेंगे, और जब आप कर देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि वही लोग जो आपको बातें करते थे, जो आपको क्रिटिसाइज करते थे, वो खड़े होकर दाद दें, वो आपके लिए क्लैपिंग करें। बिल्कुल मनाना भी चाहिए, क्योंकि फवाद ने टीम को एक ऐसी सिचुएशन से निकाला जिसमें हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा मुश्किल में, और फिर एक ऐसे शख्स का निकालना जिसे 11 साल तक नज़रअंदाज किया गया। जब फवाद ने सेंचुरी बनाई तो एरचल गाजी के अंदाज में उन्होंने जश्न मनाया, और ये मनाना बनता भी था। कराची टेस्ट में सेंचुरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद का ये कहना था कि अजहर अली के मशवरे पर एरचल का अंदाज अपनाया। मजीद उन्होंने क्या कहा, एक दफ़ा आपको दिखाते। ज़बरदस्त। और जनाब, 3 सेंचुरियाँ जो शख्स बना ले उसके लिए इस तरह का जश्न मनाना यकीनन काबिल कबूल है। जब हम शहर कायद की बात करते हैं तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो कि खेल, जिसकी हम बात भी करें, वो हमारे जहन में आ रही है, क्योंकि शहर कायद में जारी है टेस्ट मैचेस और उसका जो तीसरा रोज़ है। दूसरे दिन के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 308 रन बनाए। कुछ मैच की सूरत हाल आपके साथ शेयर करें। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 88 रन की बढ़तरी हासिल की है। हसन अली 11 और नुमान अली 6 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है। फवाद आलम ने 109 रन की शानदार इनिंग्स के लिए और करियर की तीसरी सेंचुरी बनाई है, जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल ने। कामरान, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। कहिएगा, पहले दिन के अख्ताम पर 27 रन, 4 खिलाड़ी आउट, फिर दूसरे रोज 308 रन की इनिंग्स। पाकिस्तानी टीम ने जारहाना कमबैक किया। क्या कहेंगे, टीम की एफर्ट आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, टीम एफर्ट नज़र आ रही है। पहला दिन भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। बॉलिंग में आप देख लें, ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और बेहतर कर सकते थे, लेकिन बॉलिंग को जो सपोर्ट किया वो फील्डिंग ने किया। फील्डिंग में एनर्जी लग रही थी। जो साउथ अफ्रीका टीम 220 रन पे पहले दिन आउट हुए। स्टार्ट अच्छा नहीं था बैटिंग में, हमारे 27 रन पे 4 आउट हो गए थे। डे ख़त्म हुआ 33 पे 4 थे। जब आज मैच शुरू हुआ, इतना ईजी नहीं था बैटिंग करना ऐसी बॉलिंग के खिलाफ जिनके पास पेस हो और 145 प्लस वाले फास्ट बॉलर्स हो, 140 वाले प्लस हो। रबादार ने जैसे आउट किए हैं और ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है, लेकिन ज़बरदस्त कमबैक। क्रेडिट देना चाहिए पार्टनरशिप को, जैसे आज बिल्ड की अजहर अली और फवाद आलम ने ज़बरदस्त बैटिंग किया, जो प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। आने वाले बैट्समैनों ने फ़ायदा उठाया। अजहर अली 50 रन बना के आउट हुआ, लेकिन अगर वो लंबा जाता तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त होनी थी, लेकिन उसका फ़ायदा उठाया रजवान ने और फ़हीम अशरफ ने जैसे बैटिंग की है और जैसे प्रेशर में इनिंग्स खेली है। फवाद आलम ने तीसरा 100 किया। प्रेशर वाली इनिंग्स, बड़ी इनिंग्स, पाकिस्तान टीम को प्रेशर से निकाल के ले गए हैं और विनिंग नोट पे इस वक्त पाकिस्तान टीम है और अब यहाँ पे डोमिनेट करना पाकिस्तान टीम का काम है। मुश्किल होता है कि 33 पे 4 आउट हो, दूसरा दिन शुरू हो, और लेकिन बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी है, ज़बरदस्त कमबैक किया पाकिस्तान टीम ने। जितना क्रेडिट दें इन 4 बैट्समैनों को उतना कम है। बिल्कुल, और अभी मैच जारी भी है और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि अच्छा खेले, ज़बरदस्त रन्स बनाए। अच्छा कामरान, थोड़ी सी हम फवाद की भी बात कर लेते हैं। बड़ी धूम है उनकी सेंचुरी की और होनी भी चाहिए। एक शख्स जिसे 11 साल तक नज़रअंदाज किया गया, इतना ज़बरदस्त तरीके से वो खेला। फवाद आलम की फाइटिंग सेंचुरी एक मरतबा फिर से ये साबित कर गई है
कि वो किसी से कम नहीं है। न्यूजीलैंड में भी और पाकिस्तान में भी कहा जाता था कि डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं वो, और 2 बैक टू बैक सेंचुरियां उन्होंने बनाई। मतलब ये कहना गलत नहीं हुआ कि डोमेस्टिक वाले इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर सकता। इस मामले पे क्या कहेंगे आप? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट की यही तो मैच्योरिटी है। आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर खेला हुआ लेके आएंगे, 4 डे क्रिकेट जो लंबी खेला होगा फवाद आलम के साथ, वेरी अनफॉर्चुनेट बोलूँगा कि वो इतना अर्सा टीम से बाहर रहा। डेब्यू में टेस्ट मैच में 100 करना, फिर उसके बाद ड्रॉप होना, वो उसके कैरियर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसने वेट किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन्स किए। आप देखें कि हाईएस्ट एवरेज भी है उसकी, ऑलमोस्ट 12,000 रन्स हैं फर्स्ट क्लास में, जो उसको पे कर रहे हैं। आज बैक टू बैक 200 की हैं टेस्ट मैच में, ज़बरदस्त अचीवमेंट है। और ज़बरदस्त बैटिंग की है फवाद आलम ने। स्पेशली इस इनिंग्स को ज़रूर बोलूँगा कि इतना इजी नहीं था बैटिंग करना, और आप कभी सोच ही नहीं सकते। बहुत कम रेल होता है कि आप कहें कि 33 पे 4 आउट हो टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, और 308 पे 8 आउट हो, और 88 रन्स की लीड मिले। बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान टीम के लिए। और फवाद आलम की बैटिंग ज़बरदस्त बैटिंग रही है। जहाँ उसको मौका मिला स्टे करने का, उसने स्टे किया, टेम्परामेंट दिखाया, मैच्योरिटी दिखाई, बैट बॉल को यूटिलाइज़ किया, बाउंड्री की तरफ खेला, और जहाँ अग्रेसिव खेलना था वहाँ पे खेला, जहाँ पे स्टे करना था जिस टाइम उसने स्टे किया, पार्टनरशिप बिल्ड किया। रिजवान अनलकी रहा, लेकिन ये है कि सब बैट्समैनों के साथ राउंड खेलता रहा। यही एक ऐसा बैट्समैन है कि इसके साथ अगर ये एक एंड पे खड़ा रहेगा, दूसरे बैट्समैन साथ खेलते रहेंगे अराउंड, तो रन स्कोर बोर्ड चलता रहेगा और रन्स होते रहेंगे, जिसका फ़ायदा आज पाकिस्तान टीम को हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की। ठीक है। अच्छा कामरान, अगर हम आपकी ज़िंदगी पे नज़र डालें, आपके करियर की बात करें, तो कुछ ऐसा ही मामला आपके साथ भी रहा, आपकी परफॉर्मेंस के बावजूद आपको इग्नोर किया जाता रहा। क्या इस इग्नोरेंस से खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है, या फिर वो ये सोचता है कि अच्छा अब मैं खेलने के काबिल नहीं रहा, या मुझ पे तनकीद हो रही है? वो जो तनकीद होती है वो उसको मेंटली डिप्रेशन में मुब्तला करती है। आपके और फवाद की कहानी मुझे मिलती जुलती लगती है। देखिए, इस वक्त अब क्या कह सकते हैं, बाकी अल्लाह बैठा हुआ है सबके। जहाँ कहीं हम यहाँ पे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, और सेलेक्टर बेहतर समझते हैं, टीम मैनेजमेंट बेहतर समझती है। फवाद के साथ फवाद को मिली है, उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। हारिस सुहेल ने मना किया इंग्लैंड जाने से, जिसका फ़ायदा फवाद आलम को हुआ। शायद हारिस सुहेल मना ना करता तो शायद उस टूर पे फवाद आलम ना जाता। तो यही अल्लाह वसीले बनाता है। लेकिन यह है कि इस वक्त हम लोग मेरी छोड़े इस वक्त पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देखें कि बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया पिछले 4-5 साल से। जो इस पाकिस्तान टीम के साथ किया गया और इग्नोर किए गए डोमेस्टिक के प्लेयर परफॉर्मर, उसका नुकसान पाकिस्तान टीम को नज़र आ रहा है, पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो। अभी जो सिलेक्टर्स ने, चीफ सिलेक्टर ने टीम जैसे अनाउंस की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ विद स्टैट्स, जिनको निकाला उनके स्टैट्स दिखाए हैं, जिनको सेलेक्ट किया उनके स्टैट्स दिखाए हैं। ये अच्छी चीज़ है, क्लैरिटी सब प्लेयरों को पता अब चल गई है, तो इसी पे रहना चाहिए। बाकी अभी देखें चल रही है क्रिकेट, खेल रहे हैं, जो भी मिल रही है PSL डोमेस्टिक, इंशाल्लाह वो खेलते जाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ उन लड़कों की बात करते हैं जो टीम के साथ है, जो अनाउंस किए हैं, और इस टेस्ट मैच की बात करते हैं तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की। बिल्कुल। अच्छा कामरान, आपने सेलेक्टर्स की बात की है। सेलेक्टर्स, कोचेज़, इनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। अगर एक खिलाड़ी की 11 साल, और वो भी 11 ऐसे कीमती साल जिसमें आपने अपना करियर बनाना है, वो ज़ाया हो जाएं, वो ख़राब हो जाएं, तो गुजरा हुआ वक्त तो कभी वापस नहीं आता। इसका ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं? क्योंकि इंज़मामुल हक की बातें भी हमें याद है, उन्होंने बड़ी बातें की थी इनकी परफॉर्मेंस से मुताल्लिक। देखिए, इसमें इंजी भाई का मैं नहीं कह सकता कोई कसूर है, वो तो चीफ सेलेक्टर थे। लेकिन उससे पहले आप देखें 2009 से लेके 2019 तक आप देखें कि कप्तान कौन थे, चीफ सेलेक्टर कौन बने थे। सिर्फ चीफ सेलेक्टर की मर्जी से मेरा नहीं ख्याल कि आप इंजमाम भाई को ब्लेम दें। आपने देखा होगा कि पिछले जो कोचेज़ हैं वो पूरे क्रिकेट को डोमिनेट करते रहे, हाईजैक किया हुआ था, वो अपनी मर्जी से टीमें चला रहे थे, ना वो उसमें किसी खाते चीफ सेलेक्टर आते थे, ना कोई कप्तान आते थे। उन कोचेज़ ने डोमिनेट किया। मेरा नहीं ख्याल कि ब्लेम देना चाहिए। बस इसमें आप उससे पीछे आप देखें कि कप्तान कौन रहे हैं, कोचेज़ कौन रहे हैं, जिनकी वजह से चांस मिले नहीं है।
प्लेयर जब टीम में आता है उसको ट्राई आउट किया जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिर जाके लाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन कोचेस ने ट्राई आउट नहीं किया, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनाते रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान क्रिकेट टीम को भी हुआ, फवाद आलम जैसे कई प्लेयर्स हैं उनको भी नुकसान हुआ। और फिर कामरान, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो यही बात करते हैं, हमें नज़र आते हैं कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे इस तरह से कौमी टीम का फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, मौजूद है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए PSL से मुतालिक भी मैं सवाल कर लेती हूँ। PSL आ रहा है, कितने पुरुमीद हैं आप, कैसी तैयारी है, इस दफ़ा क्या टारगेट आपने सेट किया है, ट्रेनिंग कैसी जा रही है? ट्रेनिंग अल्लाह का शुक्र है, PSL की तैयारी है फुल। आपको पता कोई भी इवेंट हो उसकी मेहनत करते हैं और उसको सामने रखे उस हिसाब से स्किल वर्क होता है। और मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ अपनी क्लब क्रिकेट पे भी प्रैक्टिस में रहने के लिए, फॉर्म लाने के लिए, तो वो खेल रहा हूँ, क्लब क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, प्रैक्टिस फुल टाइम चल रही है। इंशाल्लाह जब भी कैंप लगेगा, कैंप में जो सब लड़के आएंगे उसमें भी प्रैक्टिस मैचेस होंगे, तो कोशिश करेंगे कि तैयारी अच्छी हो, मोमेंटम स्टार्टिंग से मिल जाए पेशावर ज़ल्मी को, इससे अच्छा क्या होगा। सब लड़के बड़े कीन हैं, बड़े एक्साइटेड हैं और दूसरी मरतबा पाकिस्तान में PSL होने जा रही है। अनफॉर्चुनेटली क्राउड तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि तैयारी मुकम्मल है PSL की और कोशिश करेंगे अपनी पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा परफॉर्म करें, जैसे पिछले 4 साल से परफॉर्म करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक, कामरान अकमल कॉमिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद, शुक्रिया। और जो खेल इस वक्त कराची में जारी है उस पर गुफ्तगू भी कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और भी बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और वापस आने से पहले जो मनाजिर हमने आपको दिखाया, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा हम बात किस चीज़ पे करना चाह रहे हैं। हम सबके जहनों में बहुत से सवाल आते हैं कि कोई चीज़ गिर गई, कोई आवाज़ आ गई, तो यहाँ पर क्या है, क्या भूतों का बसेरा है या फिर कुछ और है। फैसलाबाद लिए चलते हैं, जिसका इलाका है रज़ाबाद। यहाँ पर रहने वाले कारी इसहाक के घर कुछ अजीबो गरीब से वाक़यात रूनुमा होते हैं। यूसुफ चीमा ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। तकरीबन रात 12 के करीब का टाइम था, तो आवाज़ आई जिस तरह वो बादाम तोड़ने की आवाज़ आती है या छोटा कील दीवार में लगाने की आवाज़ आती है। मैंने देखा, मैंने कहा शायद कोई बाहर कील वगैरह लगा रहा होगा, फ्लैक्स वगैरह लगवाने के लिए, लेकिन वो मुझे यूँ महसूस हुआ कि आवाज़ बाहर से नहीं अंदर से ही आ रही है। जब पहली रात तो मैंने समझा कि ये हुस्न इत्तेफाक है, लेकिन दूसरी रात को जब हुआ तो फिर थोड़ा सा खौफ जो है मुझे भी महसूस हुआ कि ये इस वक्त रोज़ाना होता है, कल भी हुआ, आज भी हुआ, तो ये क्यों हुआ। तो जब मैं अगली रात के लिए सोने के लिए आता हूँ ऊपर कमरे में, तो कमरे में बैठा हूँ, थोड़ा मैं पढ़ रहा था, किताब खोली मैंने, तो मैं क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर के बाद मुझे ना फ्रिज खुलने की आवाज़ आती है। घर में तो कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, तो फ्रिज कौन खोल रहा है। तो मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो क्या है, फ्रिज चल रही है और दरवाजे खुले हुए हैं और सारा सामान जो हुसैन के अंदर बिखरा पड़ा। मैं वापस चला गया कमरे में। अभी गालबन 10-15 मिनट या थोड़ा टाइम हुआ तो फिर फ्रिज खुलने की आवाज़ आई, तो मैंने फिर दरवाज़ा खोल के देखा और दरवाज़ा खोल के जब देखता हूँ तो वो सामान सारा फ्रिज में है, फ्रिज के दरवाजे बंद हैं, बाहर। जब मैं सोने की तैयारी में था तो मुझे आवाज़ आई कि कोई चीज़ चल रही है घर के अंदर। तो मैंने देखा कि क्या चल रहा है, तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वॉशिंग मशीन चल रही है। एक हफ्ता हम सुकून के साथ रहे, उसके बाद फिर जो है वो दूसरा मरहला शुरू हो गया। उसके अंदर ये है कि जिस तरह छत के ऊपर से ईंटें वगैरह फेंकने की आवाज़ आती है, तो इस तरह की ज़ोरदार आवाज़ आती है। रात का गालबन 3-3:30 का वक्त था, तो वो मरहला बहुत हमारे लिए जो ख़तरनाक साबित हुआ। एक हमारे कमरे का दरवाज़ा है, साथ हाल उसका दरवाज़ा है, तो वो पहले वो वाला दरवाज़ा खड़काया उन्होंने, बड़ा ज़ोरदार किस्म का। उस वक्त हम बिल्कुल सहम गए थे, घर वाले भी, बच्चे भी सारे, और
ठीक ठाक में खौफ महसूस हुआ। हम यानी इंसानों को अशरफ मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है। हमें अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, तहकीक करने के लिए हमें हर चीज़ पर फोकियत दी है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और सदका, ये सब कुछ हम करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी हमारे ज़हन किसी न किसी तौर पर भटक जाते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई चल रहा है, कोई हमारे पीछे आ रहा है, कोई और है जो हम जब उठते बैठते खाते पीते कोई काम करें तो शायद हमें कोई देख भी रहा है। इस दुनिया में नेक और बद जन्नात मौजूद हैं और इसका जिक्र कुरान में भी है, मगर हमें कैसे पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द कौन मौजूद है, वो नेक है या बद है। कई मरतबा हमारे जहन में ये भी आता है कि हमारे पीछे से कोई आ रहा है, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, और कभी एक ऐसी आवाज़ भी हमें सुनाई देती है जो कि शायद एक सेकंड के लिए हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि शायद कमरे से कोई बाहर है, ये कमरे में कोई मौजूद है, या कोई कमरे में साथ चल रहा है, या किसी के कदम की चहल पहल की हमें आवाज़ें भी आती हैं। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? क्या ये एक ज़हनी बीमारी है या इन तमाम मामलात में वाकई कोई हकीकत पोशीदा है? यही वो तमाम चीज़ें जो मुझ समेत हर पाकिस्तानी के जहन में होती है, और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे महमूद अहमद चिश्ती, मजहबी रूहानी स्कॉलर हैं, और इसके साथ ही साथ हमें डॉक्टर मोइज़ माहिर नफ्सियात, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और आगाज़ डॉक्टर साहब मैं आपसे करूँगी। सहर अंगेज़ी, आपके जहन में जो ख्यालात आते हैं, ये क्या आपके साथ कोई चल रहा है, कोई मौजूद है, या कहीं से कोई आवाज़ आ जाना, ऐसा क्यों होता है? लोगों को जो चीज़ें नज़र आती हैं या जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक बीमारी है तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, और महमूद साहब का भी कुछ सलाम, आप सबको सलाम। देखिए जी, दो चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ हक है वहाँ शर भी है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा है। तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कुव्वतें, जो शर की कुव्वतें, बदी की कुव्वतें हैं, ये मौजूद नहीं, ये मौजूद है। मगर अक्सर ये होता नहीं है। आमतौर पर जो केसेस हम भी देखते हैं उसमें 99% जो है ना जिन्नात होते हैं, ना असरात होते हैं, ना बंदिश होती, नहीं होता। 1% हो सकता है। 99% केसेस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 99% केसेस में नहीं होता। अच्छा, इसको कहते हैं बेसिकली हेलुसिनेशन की बीमारी जो होती है, उसके कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। मैं आपको एक मिसाल दूं। आप सहरा में जा रहे हैं, गर्मी शदीद है, और आपको रोड के ऊपर पानी नजर आता है। पानी क्यों नजर आता है आपको? जबकि पानी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है रोशनी का सड़क के ऊपर। इसी तरह इंसान जब किसी तकलीफ में होता है, किसी मुश्किल में होता है, तो उस वक्त उसका जो निज़ाम है बचाने का, उसको जिंदगी का, वो इतना एक्टिव हो जाता है कि उस वक्त इंसान को बहुत सारी चीजें याद आती है, बहुत सारी चीजें मुस्तकबिल में देखता है। इसी तरह जब इंसान को शदीद चोट लगती है या बहुत शदीद तकलीफ होती है तो वो बेहोश हो जाता है। ये निज़ाम जिस्म का है इंसान को बचाने के लिए, यानी पानी मिल जाएगा तो जान बच जाएगी, तो उसको फिर हेलुसिनेट करता है पानी को के सामने नकलिस्तान है। हाँ। तो ये अपनी जगह बीमारी भी है, लेकिन अक्सर होता ही है कि हम इन दोनों के अंदर फर्क को महसूस नहीं करते। अच्छा। तो वो लोग जो बीमार हैं वो इलाज कराते रहते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते क्योंकि उनको असरात है ही नहीं, और जो असरात वाले वो माहिर नफ्सियात के पास चले जाते हैं, असरात अपनी जगह रहते हैं, बीमारी जो है वो ठीक नहीं होती। तो दोनों को समझना बड़ा जरूरी है, मगर उससे पहले ये जरूर समझ लें कि ये चीजें मौजूद हैं, कुरान ने भी कहा है और अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया है कि जब कायनात में कुछ भी नहीं था, जब कायनात भी नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, तो उस वक्त मैटर भी नहीं था, एंटी मैटर भी नहीं था। जैसे अल्लाह ने तख्लीक की कायनात तो मादा बना, मैटर जैसे ही बना एंटी मैटर खुद ब खुद बना। तो याद रहे कि जब रोशनी को रोका जाता है तो अंधेरा पैदा होता है। तो ये जितनी भी दुनिया के अंदर लोग दुनिया से जब गुजरते हैं तो उसमें जो लोग तकलीफ से मरे, बड़े तशद्दुद से मरे, लोग ट्रॉमा से मरे, बम से हलाक हुए, तो उनके अंदर एक चीज होती है, उसे कहते हैं जिस्म मिसाली। हमारी जबान में उसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। वो रह जाती है दुनिया में। हाँ। वो रह जाती है। अक्सर कहते हैं ना कब्रिस्तान में भूत नजर आया, बेसिकली भूत नहीं होता। हाँ। वो शख्स की एस्ट्रल बॉडी होती है, जो वो तो चला जाते हैं रूह, की एस्ट्रल बॉडी रह जाती है, ये नजर आती है, यही घरों में आती है, और इसी को हम आसे भूत पलीत कहते हैं। और उसके अलावा अपने तौर पर दुनिया में खैर मैजिक भी है, वो भी है, उसके अपने असर आते हैं। तो सारी चीजें हक है, सच है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा वो जहनी बीमार है या वाकई उसके साथ ऐसा है, तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं? और ये जो चीजें जहन में पैदा होती हैं, ये कैसे पैदा होती हैं, कैसे आती हैं आपके जहन में?
ये कन्फ्यूजन की वजह है तालीम का इल्म ना होना, शऊर का इल्म ना होना, जहालत का होना। इस वजह से इंसान जो है वो इलाज की बजाय इस दूसरी तरफ जाता है, जहाँ मुख्तलिफ जो पीर वगैरह होते हैं उनके सारे पीर गलत नहीं होते। बहुत सारे पीर जो है वो बड़े मुस्तनद होते हैं, आमिल मुस्तनद होते हैं, मगर इनमें से फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। जुनैद बंगाली वगैरह आप पोस्टर देखते होंगे रोडों के ऊपर इस किस्म के। तो अब इसमें करना क्या होगा? इसमें करना ही होगा, ये बात बड़े पते की बता रहा हूँ, अगर आपको असरात भी है और आप किसी मौलाना के पास जाते हैं और वो आपको वज़ाइफ देते हैं, दम करते हैं, काट करते हैं, तभी भी आपके आसाब मुतासिर हो जाते हैं। जब कभी कोई चीज़ आप पर असर करेगी वो आपकी नर्वस सिस्टम को मुतासिर करेगी। तो यहाँ आपने इलाज कराया, उसके बाद आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाकर अपने नर्वस सिस्टम का इलाज जरूर कराइए, क्योंकि अगर आपके ऊपर से झाड़पान हो गई, आप ठीक हो गए, बज़ाहिर असरात चले गए, जिन उतर गया, मगर जो असर वो छोड़ जाता है आपके जिस्म पर और आपके आसाब पर, वो सारी जिंदगी रहता है। तो दोनों चीजों को आपने देखना बड़ा जरूरी होगा। जहां आप जाते हैं डॉक्टर के पास और आपको फर्क नहीं पड़ा, फौरन किसी मौलाना से रजू करें, किसी आमिल से रजू करें, वो इलाज भी करें। और ऐसा होता है डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को बुखार है, माँ बड़ा इलाज करा रही है, बुखार नहीं टूटता, लेकिन जैसे ही वजीफे के जरिए या रूहानी इलाज के जरिए बच्चे पे दरूद किया जाता है तो वो बुखार खत्म हो जाता है। चिश्ती साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो असरात होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब तो अपने तरीके से बता चुके, आपके ख्याल में इनकी निशानदही एक आम इंसान कैसे कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह खालिक कायनात ने इंसानों और जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया, और इनका जो वजूद है वो बिलखुसूस कायनात के अंदर मौजूद है, जो कि अल्लाह खालिक कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर सूरह जिन में भी इसका तज़किरा किया, और मुतअद्दिद मकामात पर कुरान मजीद में जिन्नात का और अफरीत का तज़किरा हुआ है। अब रहा सवाल कि ये जो अभी आपने मुकदमा हमें चैनल के अंदर दिखाया, अभी ये मामला जिन्नात के साथ साथ इरसाल हवातफ का है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि ये उस मकान के अंदर रहने वाले जिन्नात हैं या फिर किसी की तरफ से भेजे गए जिन्नात हैं। इसमें तफरीक होती है। वीरान मकानों के अंदर बजाते खुद जिन्नात व आसेब मौजूद होता है, और आसेब की बात इस तरह से हम इसको ले सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने इन पर पाबंदी लगाई है कि ये इंसानों की बस्तियों के अंदर रह नहीं सकते, लेकिन जो शरीर जिन्नात होते हैं, जैसा कि फरमाया गया हुआ अबुल जिन, इनका बाप जिन शैतान है, जिन्नात का बाप, तो शैतानत और शर इनकी फितरत के अंदर मौजूद है। इंसानों की बस्तियों के अंदर ये रहते नहीं हैं, लेकिन जो मकानात इनको खाली मिलते हैं, अरसा दराज से बंद इमारतें होती हैं, उनके अंदर ये बसेरा कर लेते हैं। जब वहाँ पर इंसान आते हैं तो फिर ये उनको अपने होने का एहसास दिलाते हैं। कभी उनके जो है हवास के अंदर दाखिल हो जाते हैं, कभी उन्हें आवाज़ बनकर सुनाई देते हैं, कभी दिखाई देते हैं, और बाज़ औक़ात कभी कभी तो ऐसे जो है वो हरकत सकनात करके एहसास दिलाते हैं अपनी मौजूदगी का। यही वजह है कि जहाँ जिस मकाम पर जिन्नात होते हैं वहाँ पर वो ऐसी शरारतें, ऐसी हरकत सकनात करते हैं कि रहने वाले मकीनों को एहसास हो जाए कि यहाँ पर जिन्नात मौजूद है। अच्छा चिश्ती साहब, एक चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, अगर कोई शख्स जैसे कि घर में अकेला रह रहा है या अपनी फैमिली के साथ है, उसको ये महसूस होता है कि वो जब चल रहा है तो उसके साथ कोई चल रहा है, उसके पीछे अगर वो खड़ा हुआ कोई काम कर रहा है तो पीछे मौजूद है कोई, अगर वो कुछ खा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो कोई उसे देख रहा है, वो सो रहा है तो उसे ये लगता है कि उसकी दूसरी साइड पर भी कोई मौजूद है। ये जो महसूस करना है, ये क्या है? ये देखिए, ये जो एहसास जो है ना, ये दिलाया जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये चीज़ें, शयातीन और जिन्नात, तुम इनको देख नहीं सकते मगर ये तुमको देख सकते हैं। जब हम इनको देख नहीं सकते तो ये किसी ना किसी तरह से इंसान के महसूसात तक पहुँचते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे हवास खमसा। हवास खमसा में से किसी एक हवास के ज़रिए ये हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बसारत के ज़रिए से कभी कोई हेला नज़र आ गया, कोई साया महसूस हो गया। कुछ लोगों को आवाज़ों की सूरत में ये नज़र आते हैं, महसूस होते हैं, तो ये महसूसात की दुनिया तक पहुँचते हैं। अब इनसे बचने के तरीके भी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मौज़ात को इख्तियार किया जाए, या फिर एक दुआ अल्लाह के नबी ने बड़ी खूबसूरत बताई है कि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। फरमाया कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ
तमाम शयातीन से। शयातीन में खैर वाले भी हैं, शर वाले भी हैं, अपने वजूद के होने का एहसास दिलाने वाले भी हैं, और कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो अशकाल तब्दील कर लेते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल कल्बुल अस्वदु अश-शैतान, काला कुत्ता शैतान की एक किस्म होता है। और अहादीस और रिवायत में ऐसे वाक़यात भी मिले हैं कि कभी कभी शयातीन या जिन्नात जो हैं वो सांप का रूप इख्तियार कर लेते हैं, किसी जानवर के रूप में या किसी बिल्ली के, या बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि छिपकली के रूप में भी मौजूद होते हैं। इजाजत देनी होगी, डॉक्टर साहब मुझे एयरपोर्ट जाना है जी, तो पूछ लीजिए। जी मैं इसी चीज पे आपका कमेंट चाह रही थी, जो मैंने सवाल चिश्ती साहब से किया था, प्लीज जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो 5 किस्म की हेलुसिनेशन होते हैं। आपको चीजें दिखाई देती है जिनका कोई वजूद नहीं है, आवाज आती है कान में जिसका कोई वजूद नहीं है, आपको लगता है कोई मुझे छू रहा है, कोई मेरे पास बैठा है। तो ये बीमारी में भी ये 5 चीजें होती है। आपको ऐसी खुशबू आएगी जिसका वजूद नहीं है, और ऐसा जायका आएगा जिसका वजूद नहीं है। तो दोनों चीजें हो सकती है, असरात भी हो सकते हैं, बीमारी भी हो सकती है। इतने करीब है दोनों, इनके दरमियान इतनी बारीक लकीर है कि बड़ा मुश्किल है कि आप फर्क कर सके। अनटिल कुछ वक्त गुजरे, दोनों इलाज कराए, तब पता चलेगा। एक आखिरी बात बताते चलूं मैं आपको, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस दुनिया में हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में ये असरा जिन्नात एक बिजनेस बन चुका है। इसके वजूद से इनकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैसे तो मुसलमान बिल्कुल यकीन है, अलबत्ता मैंने आपसे कहा ना 99% होता नहीं है, मगर ये इतना बड़ा बिजनेस है कि जब कोई शख्स किसी आमिल के पास जाता है, उस आमिल की कमाई होगी उसी वक्त जब वो उसे कहेगा कि तुम्हारे पर असरात है, तुम्हारे पे बंदिश है, उसके ऊपर जिन है, ये जिन तुम्हारे घर में रहता है। तो बराए करम कम से कम इतना करें, बाशऊर हो जाए, कम से कम इतना समझ लें कि अगर ऐसा कोई है भी चीज तो मुस्तनद आमिल के पास जाएं, मुस्तनद मौलाना के पास जाए जो इलाज जानता है और जो फी सबीलिल्लाह करता है, वो इलाज आप कराए। इस तरह की अपनी दौलत जाया ना करे। और इसीलिए तो फिर डॉक्टर मोइज इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिए, सोच दिए, समझ दिए कि आप खुद सोचें, खुद समझें, खुद तहकीक करें। जब हमारे साथ मौजूद थे, और महमूद अहमद चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात न कराने से मुतालिक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को फौरी तौर पर तलब किया है। क्या रिमार्क्स रहे, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से भी, लेकिन अभी आपको अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक खबर दे रहे हैं। जुल्करनैन से हमारा राबता बहाल हुआ है। जुल्करनैन बताएगा क्या क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से, और कोई टाइम फ्रेम दिया गया? देखिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बेसिकली पेशावर का ये केस था जिसमें मामला बल्दियाती इंतखाबात की तरफ गया, और अदालत ने KPK में समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात ना होने का नोटिस लेते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब कर लिया। जस्टिस कादी फाइज ईसा ने बल्दियाती इंतखाबात ना हो काफी बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि जमहूरियत की बुनियाद ही बल्दियाती निज़ाम पर है, और बल्दियाती इंतखाबात कराना आइन के तहत जिम्मेदारी भी है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना हलफ याद नहीं है कि उन्होंने अपने हलफ के तहत मुल्क में जो बल्दियाती इंतखाबात है वो भी कराने होते हैं? साथ ही साथ ये भी कहा, ठीक, यानी कुछ बरहमी का इजहार किया। जुल्करनैन आपका बेहद हमें अपडेट कर रहे थे। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जंगल का बादशाह, जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या चीज़ जहन में आती है कि जंगल का बादशाह शेर है, लेकिन फिर एक सवाल ये आता है कि अच्छा, जंगल का बादशाह अगर शेर है तो परिंदों का बादशाह कौन है? शाहीन होता है। और पाकिस्तान में इस बादशाह की 8 इकसाम पाई जाती है। जी हाँ, पाकिस्तान में 8 इकसाम पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे शाहीन मैदान में है, हवा में परवास करें। और शाहीनों से मुतालिक बड़ी शायरी भी देखी गई है, अल्लामा इकबाल ने बहुत कुछ लिखा भी है। तो जब शाहीनों की बात होती है तो 8 इकसाम, इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि अच्छा, 8 इकसाम का एक परिंदा क्या क्या खसूसियात होंगी, क्या क्या कर सकता है, कितनी बुलंदी पे परवास कर सकता है। और जब किसी को मोटिवेट करना होता है तो हम शाहीन की ही मिसाल देते हैं। बड़ी मज़ेदार, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट शयान ने तैयार की। आज के प्रोग्राम से अब तक के लेते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी मज़ीद नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और समा देखते रहिएगा।